लव नेक्स्ट डोर एपिसोड 13 के पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां मोयम काफी सैड होकर चली जाती है। इधर डोंग जिन सारे कस्टमर को कॉल करके उनसे माफी मांगता है, उनका सारा पैसा रिफंड कर देता है। तभी सियोकरू आती है तो डोंग जिन कहता है कि बिना नॉक किए क्यों आ गई। सियोकरू कहती है कि तुम भी तो मेरे रूम में आते थे। डोंग जिन कहता है कि फिर तुमने अपने रूम के बाहर बोर्ड टांग दिया था कि अगर मैं तुम्हारे रूम में आया तो तुम मुझे मार दोगी। सियोकरू कहती है क्योंकि मैं तब तुमसे नफरत करती थी, मुझे लगता था कि मॉम तुमसे ज्यादा प्यार करती है। मैंने कितनी कोशिश की नंबर 1 बनने की, पर उनके लिए सबसे पहले तुम थे। डोंग जिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम मॉम के लिए सब कुछ थी, उनकी शान तुम ही तो हो। सियोकरू कहती है कि अब उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि हर कोई स्पेशल नहीं होता। ज्यादातर लोग साधारण जिंदगी जीते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। इसलिए स्पेशल बनने के पीछे मत पड़ो, तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है। उनकी बातें बाहर से उनके मॉम डैड भी सुन रहे थे। दोनों भाई बहन आपस में बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगले दिन सियोकरू का रिजल्ट था, इसलिए सियोंग काफी परेशान लग रहा था। सियोकरू को विंडो पे देखकर वो जल्दी से अपने विंडो पे आता है। सियोकरू का चेहरा उतरा हुआ देखकर वो उसे कंसोल करने लगता है, ये समझकर कि वो फेल हो गई। सियोंग कहता है कि कोई बात नहीं, पहले ट्राई में इतना आसान नहीं होता है पास करना। पर तभी सियोकरू बहुत ही हैप्पीली बताती है कि मैंने अपने फर्स्ट ट्राई में ही पास कर लिया और मुझे कोरियन फूड सर्टिफिकेट मिल गया है। ये सुनकर सियोंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो तो खुशी से खिड़की से जंप करके उसके रूम में आने वाला था। सियोकरू मना करती है क्योंकि उसे चोट लग सकता था। तो दोनों पार्क के पास मिलने का डिसाइड करते हैं, जहाँ सियोकरू हैट वगैरह पहन के आ जाती है ताकि उन्हें कोई पहचान ना ले, और सियोंग से दूरी बैठती है। यह देखकर सियोंग कहता है कि तुम्हें इस तरह देखकर कोई भी डाउट करेगा ही, और वैसे भी हम लोग सालों से साथ में घूम रहे हैं, इसलिए अगर हमें कोई गले लगाते हुए भी देख लिया ना तो उसे अजीब नहीं लगेगा क्योंकि सभी लोगों ने हमें बचपन से ही साथ में देखा है। यह बोलकर वो सियोकरू को हक करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है, और अब से किचन में उसे सावधानी से काम करने के लिए भी कहता है और किचन के आदमी से भी संभल के रहने के लिए कहता है। तो सियोकरू कहती है कि लास्ट वाली लाइन के बारे में सोचना पड़ेगा, वैसे जो आदमी खाना बनाते हैं उनके 4 आर्म्स कमाल के होते हैं। यह सुनकर सियोंग कहता है कि एक आर्किटेक्ट के 4 आर्म्स उनसे बेहतर ही होते हैं। यह बोलकर अपने 4 आर्म्स उसे दिखाने लगता है। इधर मोयम अपने मेंटर के रेस्टिंग प्लेस पे आती है क्योंकि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। 3 साल पहले एक स्कूल में आग लगे बच्चे को बचाने मोयम अपने मेंटर के साथ गई थी। उन्होंने दूसरे बच्चों को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी, तो वो शोक मनाने के बाद वापस लौट ही रही थी। तभी वो डैनहो और योंडू को यहाँ आते हुए देखते हैं। तो डैनो योंडू से अपनी मॉम की फोटो देकर ग्रीट करने के लिए कहता है। तो योंडू अपने मॉम डैड को ग्रीट करती है और डैनो भी अपने मॉम डैड को ग्रीट करता है कि योंडू डैनो की बड़े भाई की बेटी है। डैनो अपने भैया भाभी मॉम डैड को बताने लगता है योंडू अब काफी बड़ी हो गई है, अच्छे से खाना खाती है, पढ़ाई अच्छे से करती है। योंडू बताती है कि मैंने अल्फाबेट्स भी सीख लिए है। डैनो कहता है इसलिए आप लोग योंडू की चिंता मत करना, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और उसका ख्याल भी रखूंगा। योंडू अपने मॉम डैड के लिए ओरिगामी फ्लावर्स बनाकर लाई थी, जिन्हें वो उनके फोटो के सामने लगा देती है तो उन्हें गुड बाय कहकर जाने लगते हैं। तभी मोयम उनके सामने आ जाती है। उसने इनकी बातें सुन ली थी तो तीनों बाहर आते हैं। मोयम उससे सॉरी कहती है उनकी बातें सुनने के लिए, फिर उसे अपने मेंटर के बारे में बताती है। डैनो कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। मोयम कहती है कि तुम्हारे लिए तो और ज्यादा मुश्किल रहा होगा। डैनो कहता है कि हाँ, सब कुछ बहुत अचानक हो गया था। हम लोग एक फैमिली ट्रिप में जाने वाले थे, पर मुझे एक स्टोरी कवर करने के लिए जाना पड़ा। उसके बाद ही मुझे फैमिली के एक्सीडेंट की खबर मिली। इसमें मेरे भैया भाभी मॉम डैड चारों की जान चली गई थी, पर मेरी भाभी ने आखिरी सांस तक योंडू को होल्ड करके रखा था जिससे योंडू बच पाए। मोयम कहती है क्या इसीलिए तुमने योंडू के डैड बनने का डिसाइड किया। डैनो कहता है कि योंडू मेरे लिए सब कुछ है, पर शायद दूसरा कोई ऐसा नहीं सोचता। हमारे पुराने नेबरहुड जहाँ हमारी फैमिली सालों से रहा करती थी, अचानक सब लोग एक दिन योंडू के बारे में गॉसिप करने लगे कि योंडू की वजह से पूरा परिवार खत्म हो गया, इसलिए मैं योंडू को लेकर यहाँ आ गया ताकि उसे ये सब सुनना ना पड़े। डैनो को इतना इमोशनल देखकर मोयम कहती है कि क्या तुम्हें एक हक चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें कंसोल करना चाहती हूँ। ऐसे टाइम पर क्या बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। डैनो कहता है कि नहीं। मोयम पूछती है कि क्यों, क्या तुम अब भी मुझे पसंद नहीं करते, जिस पर डैनो कहता है क्योंकि अभी ऐसा नहीं हो सकता। इधर योंडू और बहुत सारे लोग हैं। इधर सियोंग को एक अवार्ड सेरेमनी से इनविटेशन आता है जहां उसे बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड मिलने वाला था, जहां वो सियोकरू के साथ जाने का डिसाइड करता है। इधर सब लेडीज एक और ट्रिप पे जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा खर्च होने वाला था, इसलिए मीसुक थोड़ी परेशान थी। पर उनके सारे फ्रेंड्स ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए वो ग्योंगसेक से बात करने आती है। लेकिन इस बारे में बात करने से पहले
उन्हें पता चलता है कि उनके रेस्टोरेंट में आजकल ज्यादा कस्टमर नहीं आते। तभी एक डिलीवरी वाला आकर बताता है कि पास ही में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, इसलिए आसपास के सारे कस्टमर आजकल वहाँ जाते हैं, जिस वजह से ग्योन सिक के रेस्टोरेंट भी अच्छा नहीं चल रहा था। यह सुनकर मिसुक उन्हें ट्रिप के बारे में कुछ नहीं कहती। इधर सियोकरू के कुकिंग क्लास के फ्रेंड को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई थी। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो सियोकरू को भी इनवाइट करती है, लेकिन सियोकरू को अभी तक किसी का भी रिप्लाई नहीं आया था, इसलिए वो थोड़ी अपसेट होती है। तभी सियोंग उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। सियोकरू अपना खाना बनाना प्रैक्टिस करने के साथ साथ उससे बात भी कर रही थी। सियोंग खाना टेस्ट करता है, उसे काफी अच्छा लगता है। सियोकरू भी टेस्ट करती है, पर उसे कुछ तो कमी लगती है, पर अभी उसे ध्यान नहीं आ रहा था कि इस डिश में क्या मिसिंग है। सियोंग उसे पूछता है कि अगले हफ्ते वो फ्री होगी या नहीं। रीजन पूछने पर वो बताता है कि एक आर्किटेक्चर एनुअल इवेंट है जहां मुझे बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड मिलने वाला है। यह सुनकर सियोकरू तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे कांग्रेचुलेशन करती है। सियोंग कहता है कि वहाँ मेरे बहुत सारे आर्किटेक्ट फ्रेंड्स और मेरे मेंटर आएंगे, बियोंग यू भी आएगा, पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जो सुनकर सियोकरू कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं आ सकूंगी। रीजन पूछने पर वो बताती है कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। सियोंग पूछता है कि क्यों, क्या तुम इसीलिए परेशान हो कि तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा। सियोकरू कहती है कि ऐसी बात नहीं है। सियोंग कहता है कि हमारी फैमिली से छुपना ठीक है, मैं मानता हूँ, पर दूसरों से छुपने की क्या जरूरत है। सियोकरू कहती है कि तुमने देखा ना, डोंगजिन और नायुन भी एक दूसरे को जानते हैं, पता नहीं पार्टी में कौन मिल जाए। ये सुनकर सियोंग को थोड़ा बुरा लगता है। उसे अपसेट देखकर सियोकरू सॉरी कहती है। सियोंग कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे माफी मांगनी चाहिए। अभी आवाज ऊंची करके बोलने के लिए, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फैसले को रेस्पेक्ट करता हूँ। अगले दिन डोंगजिन अपने पुराने जिम के बाहर घूम रहा था। अपने बॉस से वापस काम मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी और बॉस उसे बाहर ही मिल जाता है, जो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। डोंगजिन उन्हें सॉरी कहता है और दोबारा वैसी गलती नहीं करेगा, तो बॉस उसे फिर से जॉब पर रख लेता है। तो सियोकरू अपने दोस्तों के साथ लंच पे आती है, जहाँ उसकी एक फ्रेंड को एक फेमस रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई थी और दूसरी फ्रेंड अपनी खुद की रेस्टोरेंट ओपन करने वाली थी। सियोकरू उन दोनों को कांग्रेचुलेशन करती है, फिर उन्हें बताती है कि मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया जिन जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, शायद मैं थोड़ी ज्यादा ओल्ड हूँ। तो उसके फ्रेंड उसे चीयर अप करते हैं। सियोकरू घर आकर देखती है तो उसे एक मेल आया तो था, पर उसके रिजेक्शन का। यह देखकर सियोकरू और अपसेट होती है और तभी वो ह्योंजुन का दिया हुआ कवर निकालती है। इसमें लॉस एंजलिस के कुकिंग स्कूल के एडमिशन के बारे में लिखा हुआ था। सियोकरू उसे देखते हुए कुछ सोचने लगती है। रात को सियोंग सियोकरू से मिलने उसके घर आता है। मिसुक बताती है कि वो रूम में होगी, तो सियोंग उसके रूम में आता है, लेकिन सियोकरू यहाँ पे थी ही नहीं। उसके बिस्तर बिखरा पड़ा था, जिन्हें वो ठीक कर देता है। तभी उसकी नजर स्टडी टेबल पर पड़ती है। सियोकरू जो डिश बना रही थी, उसमें जो मिसिंग चीज था उसको सियोकरू ने ढूंढ लिया था। सियोंग बहुत खुश होता है और तभी वो उस कुकिंग स्कूल के फॉर्म्स को देख लेता है। सियोकरू आती है तो उसे उसके बारे में पूछता है कि तुम्हें ह्योंजुन ने दिया था, पर अभी तक तुमने इसे क्यों रखा है। सियोकरू कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही रखा था। तभी सियोंग एक नोट दिखाता है जिसमें सियोकरू ने उस स्कूल के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया था। सियोकरू कहती है कि मॉम सुन लेगी, बाहर बात करते हैं, तो दोनों घर से दूर चले आते हैं। सियोंग पूछता है कि क्या तुम फिर से मुझे छोड़कर अब्रॉड जाने वाली हो। सियोकरू कहती है कि बस ऐसे ही देख रही थी। सियोंग कहता है कि ठीक है, पर उसके बारे में रिसर्च करने की क्या जरूरत थी। तुम जानती हो पहली बार जब तुम अब्रॉड गई थी तो मेरे लिए कितना मुश्किल था, और अब जब हम साथ हैं पर इतनी जल्दी वो टाइम क्रॉस हो जाता है, मुझे ये सोचकर गुस्सा आता है। फिर मुझसे बिना बात किए तुम इस बारे में कैसे सोच सकती हो। सियोकरू कहती है कि मेरे लिए भी मुश्किल है तुमसे दूर रहना। सियोंग कहता है कि एक तरफ कहती हो मुझसे दूर रहना मुश्किल है और दूसरी तरफ अब्रॉड जाने के बारे में सोच रही हो, ये कैसी बात हुई। मैं भी चाहता हूँ कि तुम जो करना चाहो वो करो। तुमने कहा कि हमारे रिलेशन को सीक्रेट रखने के लिए, मैंने मान लिया। तुम्हें समझाने की कोशिश की, अपने आप से कहा कि मैं वेट कर लूंगा, क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं हूँ। सियोकरू से बताती है कि मैंने जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई किया था सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया, किसी ने भी मुझे इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुलाया। मैंने सोचा था कि मुझे मेरा ड्रीम मिल गया, यानी मैं अब भी यंग हूँ। मुझे लगता है कि 34 के एज में नया स्टार्ट करना थोड़ा ऑकवर्ड तो है, लेकिन मैंने अपने सर्टिफिकेट हासिल किया। बीमार थी पर फिर भी कुकिंग करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरा डिग्री होता तो अच्छा होता। बस इसीलिए मैंने उस कुकिंग स्कूल के बारे में रिसर्च किया था। सियोंग उसे कुछ कहना चाहता था, पर सियोकरू कहती है कि मैं तुम्हारे सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहती थी, बल्कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्फिडेंटली खड़ी रहना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इवेंट में जाने के लिए मना किया। सियोंग कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं हूँ, तुमसे ज्यादा डेडिकेटेड और ऑनेस्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो, कैसे आती हो, तुम जो हो मैं उसके लिए तुम्हें पसंद करता हूँ। सियोकरू कहती है कि थैंक यू ये बोलने के लिए, ये सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है, पर ये काफी नहीं है, मैं सिर्फ प्यार के सहारे नहीं जीना चाहती। फिर उसे सॉरी बोलकर जाने लगती है। सियोंग उसके साथ जाने लगता है, लेकिन सियोकरू से मना कर देती है। सियोकरू कहती है कि प्लीज मुझे फॉलो मत करना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, कुछ दिन मैं अकेले रहना चाहती हूँ, बस एक हफ्ता। क्या तुम
इतना कर सकते हो, ये बोलकर वो चली जाती है। तो सियोंग और कुछ नहीं कह पाता, पर आगे अंधेरा था इसलिए वो कार के लाइट्स ऑन कर देता है। जैसे सियोंग घर की तरफ चली जाती है, इधर डैनो रात को घर आते हुए मोयूंग को देखता है, जो एक रेस्टोरेंट के बाहर बहुत ड्रिंक कर रही थी। मोयूंग बहुत नशे में थी, इसलिए डैनो उसे घर तक छोड़ने जाएगा कहता है, पर मोयूंग उसका चश्मा निकाल लेती है और कहती है कि अजीब है, तुम मड फ्लैट मैन क्यों नहीं बने, चश्मा निकालते ही तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना था। डैनो कहता है कि तुम बहुत नशे में हो, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर ड्रिंक लेने जाता हूँ, पर मोयूंग उससे रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी बातें और तुम्हारे एक्शन इतने ऑपोजिट क्यों है। अपने आर्टिकल्स को तुम सच्चाई और हिम्मत के साथ लिखते हो, पर फिर मुझसे ऐसे बिहेव क्यों करते हो, किसी विलेन की तरह। डैनो कहता है कि सही कहा, मैं तुम्हारे लिए एक विलेन की तरह हूँ, मेरे साथ रहोगे तो बहुत मुश्किल होगी तुम्हें, मड फ्लैट मैन की तरह मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, इसलिए उस मड फ्लैट मैन को सपना समझकर भूल जाओ। मोयूंग हंसते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हें कोई बेचारी भोली भाली हीरोइन लगती हूँ जिसको किसी मड फ्लैट मैन की जरूरत है। प्रोटेक्शन के लिए मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचो, और इस बार एक्सीडेंटली नहीं जानबूझकर करूंगी, इसलिए अवॉइड करना चाहते हो तो कर लो। यह बोलकर उसे किस करने जाती है, पर उसके बाहों में ही तल्ली होकर बेहोश हो जाती है। डैनो उसे अपने पीठ में उठा लेता है और घर ले जाने लगता है। जाते हुए मोयूंग उसे बहुत तंग करती है, पर डैनो उसे कुछ नहीं कहता। उसके घर के सामने आया ही था कि मोयूंग की मॉम बाहर आती है, तो डैनो उसे नीचे उतारता है। जेसुक उसे थैंक यू और सॉरी कहती है। जेसुक कहती है कि ये अब तक बड़ी नहीं हुई है, बचपन से मुझे काफी बार एम्बैरेसमेंट किया है, पता नहीं इसने किस लिए ड्रिंक किया होगा, शायद मैंने इसकी परवरिश अच्छी नहीं की है, पता नहीं कौन इसे एक्सेप्ट करेगा। डैनो कहता है कि नहीं, आपने बहुत अच्छी परवरिश की है और मोयूंग को मैं अपनाना चाहूंगा। यह सुनकर मोयूंग और मॉम दोनों शॉक्ड होते हैं। डैनो कहता है कि मुझे पता है मोयूंग मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं ये भी जानता हूँ कि आपको बहुत चिंता होगी, इसलिए मैंने मोयूंग के साथ सब कुछ खत्म करने की कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपने आप को रोक पाऊंगा। ये सुनकर मोयूंग तो और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं जेसुक भी इन दोनों को देखकर हैरान होती है। अब इन दोनों का क्या होता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर सियोंग सियोकरू को बहुत मिस कर रहा था, कॉल करने की सोचता है, पर सियोकरू ने कह दिया था कि उसे स्पेस चाहिए, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करता। इधर सियोकरू खाना बनाने में फोकस करती है, पर उसे खाना अच्छे से नहीं बन रहा था और बार बार उसके फोन की तरफ ही उसका ध्यान जा रहा था, क्योंकि वो भी सियोंग को बहुत मिस कर रही थी। अगली सुबह सियोकरू अपने भाई को देखती है, जो सारा सामान फेंक रहा था, और सियोकरू से प्रॉमिस करता है कि वो मॉम के सारे पैसे लौटा देगा, क्योंकि अब उसे जिम का काम वापस मिल गया है और अब वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की एग्जाम की तैयारी भी करेगा। डोंगजिन सियोकरू को बताता है कि मुझे एक बात समझ आई है कि अब तक मैं ऐसा बिहेव करता था क्योंकि मैं अपने आप को तुमसे कम समझता था, मैं तुमसे बहुत छोटा और एम्बैरेस फील करता था, इसलिए मैं इतना जिद्दी बन गया था और हमेशा बस तुमसे अच्छा करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन इस चक्कर में मैंने बस गलतियां ही की है, जो अब मुझे समझ आ गई है, क्योंकि हम एक फैमिली है, इसलिए अब मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा और मन लगाकर हमारी फैमिली के लिए काम करूंगा। अब उसकी बातें सुनकर सियोकरू को भी कुछ रियलाइज होता है। इधर सियोंग उस अवार्ड सेरेमनी में जाने के लिए मना कर देता है और मियोंग यू को ही संभालने के लिए कहता है। फिर वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है। वो कुछ चेक करने के लिए जा ही रहा था, तभी उसे सियोकरू का कॉल आता है, इसलिए वो बात करने के लिए बाहर रुक जाता है, पर तभी बिल्डिंग के ऊपर से सियोंग पे कुछ गिर जाता है। अगले सीन में हम सियोकरू को देखते हैं, जो रोते हुए भागकर हॉस्पिटल आती है, फिर सियोंग को ढूंढने लगती है। तभी उसे सियोंग की आवाज आती है। सियोकरू अंदर आती है तो हम देखते हैं कि सियोंग के हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। उसे सही सलामत देखकर सियोकरू बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। सियोंग उसे चुप कराता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, मुझे ही तुम्हें कॉल कर देना चाहिए था। पर तभी सियोकरू उसे आई लव यू कहती है। सियोंग पूछता है कि सियोकरू क्या हुआ। सियोकरू कहती है कि मैं ही बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझे अपने प्यार से खुद को कम फील करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें वो सब कहने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, ना मुझे भूख लग रही थी, ना मुझसे अच्छा खाना बन रहा था, जो भी बना रही थी बहुत खराब बन रही थी, इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कॉल मत करना, पर मैं बस तुम्हारा ही कॉल का वेट कर रही थी। सब कुछ इतना मैस हो गया था और आज तुम्हारे बारे में सुनकर मैं कितना डर गई थी। तुम्हें पता है, ये सुनकर मैं बेहोश होने वाली थी। हॉस्पिटल आने तक मेरे दिमाग में हजारों चीजें चल रही थी कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया होगा। पर सियोंग स्माइल करते हुए सॉरी कहता है। सियोकरू कहती है कि ऐसे टाइम पे भी हंस क्यों रहे हो, अगर तुमने दोबारा मुझे ऐसे डराया ना तो मैं मार डालूंगी। सियोंग उसे और टीज करते हुए कहता है कि तुम मारोगी तो मुझे खुशी ही होगी। सियोकरू उसे गले लगा लेता है। सियोंग उसे रोने से मना करता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है और आगे से ध्यान रखूंगा, इसलिए चुप हो जाओ और आगे चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। इसलिए क्या तुम एक और बार बोल सकते हो जो तुमने अभी कहा। सियोकरू कहती है कि अभी तो 2 बार कहा, सुना नहीं क्या। तो सियोंग उसे कहता है कि आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जैसे ही मुझे चोट लगा मुझे पता था कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, इसलिए आज चोट लगने के बाद भी मैं खुश था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे।
पता है मुझे एक बात बहुत गलत लगती है कि आई लव यू से अच्छा कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, क्योंकि मैं इससे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।